अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा टॉपिक है एरर। तो जैसे आप जानते हैं कि हम कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उस मेजर क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा डिफ़र करती है। जब मेजरेबल क्वांटिटी एक्चुअल वैल्यू से डिफ़र करती है तो हम कहते हैं कि हमारे मेजरमेंट में एरर आ गई है। तो एरर की डेफिनेशन क्या है? तो हम कहते हैं इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन measured वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। measured वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है हम टेक्निकली इसको एरर कहते हैं। जैसे आप समझें कि हमने किसी बाटी का हम समझें कि हमारा वाटर जो था वो बॉयल हो रहा था, और जब हमारा वाटर बॉयल हो रहा था तो उस टाइम पे वाटर का टेम्परेचर समझें हमने जो मेजर किया वो 100.5 सेल्सियस है, जबकि हम जानते हैं कि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 सेल्सियस होती है। तो जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो 100 सेल्सियस है और जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो 100.5 है। तो इसका मतलब है 0.5 जो है उस किस्म की डेविएशन आ रही है और हम इस डेविएशन को टेक्निकली एरर कहते हैं। अब एरर क्यों होती है तो हम एरर्स के टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स और सोर्सेज ऑफ एरर। तो एरर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर और दूसरे को कहते हैं रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर उसको कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट की वजह से हो, या जो हमारा पर्सोनेल जो वर्क कर रहा है उसकी वजह से हो, या हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हो। तो उस एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। यानी द एरर is due to instrument, person or environment is called systematic error। इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे कि एक ज़ीरो एरर होता है या एक इंस्ट्रूमेंट का एक किस्म का एरर होता है। जैसे समझें हमारा एक गैल्वेनोमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर का जो ये पॉइंटर है समझें ये ज़ीरो पे कोइंसाइड नहीं है। ये जो गैल्वेनोमीटर का जो है पॉइंटर थोड़ा सा आगे है। तो लाजमी है जब हम इस गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करेंगे तो लाजमी है जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा उसमें डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि इसका जो ये है अपना एरो जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं है। तो ये एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है, तो इस एरर को हम कहेंगे यानी सिस्टमेटिक एरर। या समझें कि यहाँ पे किलोज जो हैं वो डिविएंस हैं और हमारा जो पर्सन जो हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने यहाँ से रीडिंग गलत ले ली है। तो जब वो रीडिंग गलत ले लेगा तो इससे भी हमारे जो हैं वो इश्यूज़ आएंगे एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में। तो इस एरर को भी हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, या एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकती हैं ये। उसके बाद अच्छा, अब ये जो सिस्टमेटिक एरर होती है इस एरर को हम कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिएगा सिस्टमेटिक एरर यानी जब हम रिपीट करते रहें, हमने एक बार रीडिंग ली, दूसरी मर्तबा एक्सपेरिमेंट किया, तीसरी मर्तबा एक्सपेरिमेंट किया, अगर हर चक्कर एक्सपेरिमेंट करने से, हर दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने से अगर हमारे रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें सिस्टमेटिक एरर है। यानी सिस्टमेटिक एरर हमेशा मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होती है। तो हम कहते हैं इट इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। यह मैग्नीट्यूड में हमेशा कांस्टेंट आती है।
मतलब अगर हम, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि हमारा वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है और हमने टेम्परेचर मेजर किया थर्मोमीटर की मदद से, तो मिला हमें 100.5। तो अगर हम एक बार ले लें, 2 बार ले लें, 3 बार ले लें, भले हम कितनी भी मर्तबा अपनी ऑब्जर्वेशंस रिपीट करें, हमेशा हमें वैल्यू यही मिलेगा। तो इसका मतलब होगा कि जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होती है। और सिस्टमेटिक एरर को हम सही कर सकते हैं क्योंकि हम सिस्टमेटिक एरर को यानी जज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इट इज़ डिटर, या हम इसको ज़ीरो एरर भी कहते हैं, या इसको डिटरमिनेंट एरर भी कहते हैं। डिटरमिनेंट एरर यानी इस एरर का हम पता लगा सकते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये हमेशा मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होती है और इस एरर का हम जो है ठीक है पता लगा सकते हैं, यानी इस एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी एरर जो होती है, इस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। देखें, रैंडम एरर उस एरर को कहते हैं जिसका काज जो है वो अननोन होता है, यानी इस एरर का कोई भी काज नहीं होता है, अननोन होता है, तो हम कहते हैं इट इज ड्यू टू अननोन काज। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? इस एरर को हम ऐसे पहचानेंगे कि जैसे ही हम लोग रिपीट करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन रिपीट करेंगे, तो इसके वैल्यूज़ भी डिफरेंट आएंगे। सपोज करें, अगर यही एग्जांपल ले लें, अगर हमने पहली मर्तबा नोट किया तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100.5 सेल्सियस आई, फिर दूसरी मर्तबा हमने नोट किया तो 100.4 आई, फिर तीसरी मर्तबा हमने नोट किया तो 100.3 आई। यानी हमारे जो एरर हैं वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट नहीं है, यानी वो मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहे हैं। पहली मर्तबा एरर हमारा 0.5 है, दूसरे ऑब्जर्वेशन में एरर हमारा जो है 0.4 है, और तीसरे ऑब्जर्वेशन में एरर हमारा 0.3 है। तो मतलब ये है कि ये एरर जो है वो मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहा है, तो हम कहेंगे इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इस एरर को सही नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम 5 या 6 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, फिर हम उनकी एवरेज लेते हैं। तो इसलिए मैं लिखता हूँ इट कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग एवरेज। इट कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग एवरेज। ये जो अब हमने डिस्कस किया है, इस पे हम एक MCQs कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द एरर, या ऐसे हम लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इनकरेक्ट फॉर रैंडम एरर। Option number 1, it has constant magnitude. Option number 2, it can be determined. Option number 3, it can be minimized by taking average. Option number 4, it has varying magnitude. ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, और A ऑप्शन है 1 ओनली, B ऑप्शन है 4 ओनली, C ऑप्शन है 3 and 4, और डी ऑप्शन है 2, 3 and 4। क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट फॉर रैंडम एरर। कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? अच्छा, तो जब हम इनकरेक्ट की बात करते हैं, इसका ऑप्शन एक और भी बना लेते हैं, और उसमें हम रखते हैं 1 and 2। तो अब आप देखें, पहला ऑप्शन देखें, इट हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड।
तो रैंडम एरर के पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं होता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल जो है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और हमें गलत की तलाश है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद इट कैन बी डिटरमिन, इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, तो ये दूसरा ऑप्शन ये भी हमारे लिए ठीक है। इट कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग एवरेज, ये तो बिल्कुल सही है, रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग एवरेज। इट हैज़ वेरिंग मैग्नीट्यूड, तो ये भी सही है, इसके पास मैग्नीट्यूड वेरी करता है। तो हमारे लिए जो ऑप्शन है वो 1 और 2 इनकरेक्ट हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ई होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, तो फिर मैं रेस करता हूँ। अच्छा, अब हम चलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर और अनसर्टेनिटी। एरर को दूसरा अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। अब देखें हम किस तरीके से एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरर को रिप्रेजेंट करने के 3 टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 3, हम ऐसे लिखेंगे कि देयर आर 3 ways to express एरर। सबसे पहले जो है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि मोड में लिखी जाती है। ये है एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला। मसलन आप कह रहे हैं कि हमारा मेजर्ड वैल्यू जो है वो 100 है और हमारा एक्चुअल वैल्यू जो है वो 105 है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसकी, ये हमारा कौन सा वैल्यू है? ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो 0.5 होगी। तो ये एब्सोल्यूट एरर निकालने का फार्मूला होता है। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होती है। और दूसरी जो काम की बात है वो ये है कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो हमेशा लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर होती है। सपोज करें हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेकंड है। तो अगर स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड है तो हम कहेंगे उस स्टॉप वॉच की मदद से हम जो भी मेजरमेंट करेंगे टाइम की, उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो 0.01 सेकंड होगी। तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब इसको लिखने का तरीका देखें। सपोज मैंने स्टॉप वॉच से कोई रीडिंग ली, उस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट था वो 0.01 सेकंड था और मैंने उस स्टॉप वॉच से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट किया तो उसका टाइम पीरियड आया 5 सेकंड। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो टाइम पीरियड को अब मैं ऐसे लिखूंगा 5, यानी ये जो वैल्यू मैंने मेजर किया, और इसके साथ में लिखूंगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? तो ये एब्सोल्यूट एरर होगी 0.01, यानी ये हो गया मेजर्ड वैल्यू और ये हो गया इसमें एरर, क्योंकि स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट था वो 0.01 सेकंड था। तो जब कोई भी मेजरमेंट ऐसे लिखी जाएगी तो हम उसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि भाई ये मेजर्ड वैल्यू है और ये उसमें एब्सोल्यूट जो है वो एरर है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक दूसरा फॉर्म डिस्कस करेंगे। दूसरा फॉर्म है हमारे पास जिसको कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या है? तो रिलेटिव एरर की हम डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मेजर्ड वैल्यू, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अगर थोड़ी देर के लिए आप समझें कि ये जो हमारे पास रिलेटिव एरर है, हम इसको डेल्टा एक्स से शो करते हैं। डेल्टा एक्स जो है वो एब्सोल्यूट एरर है और जो मेजर्ड वैल्यू है हमारा एक्स है। तो रिलेटिव एरर का फार्मूला होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। सपोज करें अगर हमारे पास फोर्स एफ है
और फोर्स में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा एफ है। तो फिर हम रिलेटिव एरर को कैसे लिखेंगे? तो रिलेटिव एरर को लिखने का फार्मूला होगा डेल्टा एफ अपॉन एफ, यानी ये रिलेटिव एरर का फार्मूला हो जाएगा। जब भी हमें रिलेटिव एरर निकालनी होगी तो हमें सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर का पता होना चाहिए और उसी के साथ हमें मेजर्ड वैल्यू का पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी के साथ हम एक और एरर डिस्कस करेंगे और इस एरर को कहते हैं परसेंटेज एरर। कौन सी एरर? परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर क्या है? तो जब हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगी आपकी परसेंटेज एरर, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को परसेंटेज में लेके आना होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो परसेंटेज एरर कैसे मिलेगी? रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स बाय एक्स और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो ये हमारे एक किस्म की रिलेटिव एरर निकल आएगी। अब हम इस पे एक छोटा सा एमसीक्यूज करते हैं। आप यहाँ देखें, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज measured by a stopwatch is 10 seconds if least count of stopwatch is 0.01 second, find the absolute error। पहला एमसीक्यूज। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? 0.05 सेकंड, 0.01 सेकंड, ऑप्शन सी 0.02 सेकंड, ऑप्शन डी 0.08 सेकंड। तो शायद आप खुद बता सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर का मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा लीस्ट काउंट के बराबर होती है और क्वेश्चन में क्लियर आपको बता रहा है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी परसेंटेज एरर। फाइंड दी परसेंटेज एरर, यही कह रहा है कि परसेंटेज एरर जो है वो फाइंड करके बताओ। तो इसके ऑप्शन में लिख लेता हूँ 10%, 20%, 30%, 40%। ऑप्शन ई 1%, या इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, चले 1% भी चल जाएगा, 1%। तो अब कौन सा फार्मूला है परसेंटेज एरर का? तो परसेंटेज एरर का फार्मूला है, हम परसेंटेज एरर टाइम की निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला होगा डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज एरर का फार्मूला हो जाएगा। डेल्टा टी किसको कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर को, और एब्सोल्यूट एरर हमेशा लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो लीस्ट काउंट कितनी है? 0.01, और हमारा जो टाइम है वो मेजर्ड कितना है? 10 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 0 इससे कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा आई थिंक 0.1। इसको थोड़ा सा सही कर दो, ये 0.1 ऑप्शन लिख लो। तो इसका मतलब है सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन जो है वो ई होगा। इसी तरीके से हम ये एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में मेरी आ रही है? इसी तरीके से अब हम ये सीखेंगे कि हमारी जो एरर है वो प्रोपोगेट कैसे होगी। यानी मसलन अगर एक हमारी क्वांटिटी है जो दो दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ मिलके बन रही है, तो लाजमी है एक क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ मिलके बनेगी तो उस क्वांटिटी में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो आप ये नोट कर लें, तो फिर मैं इरेज करता हूँ। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अब सपोज करें एक हमारी क्वांटिटी है जो y = a ± b,
यानी y जो है वो a और b की एडिशन से बन रही है या y जो है वो a और b के सब्ट्रैक्शन से बन रही है। अगर a में अनसर्टेनिटी होगी, b में अनसर्टेनिटी होगी, तो डेफिनेटली y में भी अनसर्टेनिटी होगी। कितनी अनसर्टेनिटी यानी प्रोपोगेट होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप ऐसा समझें, डेल्टा a और डेल्टा b ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं a में और b में। तो हम अनसर्टेनिटी y में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो y में जो हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो y में अनसर्टेनिटी हम जो हैं वो ऐड कर देंगे, चाहे भले हमारी क्वांटिटी यानी y इज इक्वल टू a प्लस b से बन रही है और हमें बताया गया है कि भाई a में अनसर्टेनिटी 0.2 है और b में अनसर्टेनिटी 0.3 है। तो आप बताओ y में कितनी अनसर्टेनिटी होगी? तो y में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होती हैं, तो ये 0.5 हो जाएगा। पर अगर सपोज करें y बन रही है a माइनस b से, पर जब हम इनकी अनसर्टेनिटीज निकालेंगे फिर भी हम ऐड करेंगे, यानी क्वांटिटी भले एडिशन से बने या सब्ट्रैक्शन से बने, पर अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उनकी हमेशा आपस में ऐड होगी। यानी इसी केस में भी हम अनसर्टेनिटी कहेंगे कि कितनी है? 0.5 है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हमारी क्वांटिटी y इज इक्वल टू a इंटू b बन रही है, यानी दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन से बन रही है, और हमें बताया गया है कि a में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, अब ये थी एब्सोल्यूट और ये है परसेंटेज। अगर हमें बताया गया है कि भाई a में जो अनसर्टेनिटी है वो 5% है, या a यानी डेल्टा a अपान a% है और इसमें डेल्टा b अपान b% है, तो आप बताएं y में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो y में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो अगर हमारी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन से बन रही है तो हम उनकी अनसर्टेनिटी आपस में ऐड करेंगे, पर अनसर्टेनिटी कौन सी होनी चाहिए? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सपोज करो एक न्यूमेरिकल में मैं कह रहा हूँ कि भाई फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मास में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, जब डेल्टा m अपान m लिखूंगा तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, जब सिर्फ डेल्टा m लिखूंगा तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। अगर मास में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 5 और एक्सेलरेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3, तो फोर्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो हमें पता है कि अगर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन से बनेगी तो हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपस में ऐड करेंगे, यानी हम कहेंगे 5 + 3 8%। बात आ रही है समझ में? इसी तरीके से कोई क्वांटिटी है जो y इज इक्वल टू a अपान b से बन रही है, और हमें बताया गया है कि a में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा a अपान a है, और b में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा b अपान b है। तो आप बताएं y में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो भले क्वांटिटी हमारी मल्टीप्लिकेशन से बने या डिवाइड से बने, हम उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होंगी वो हमेशा हम आपस में ऐड करेंगे। बात समझ में आ रही है? सपोज हमारे पास है डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम, और हमें बताया गया है कि भाई मास में जो अनसर्टेनिटी है वो 5% है और वॉल्यूम में जो अनसर्टेनिटी है वो 3% है, और हमसे पूछ रहे हैं भाई डेंसिटी में अनसर्टेनिटी बताओ कितने % होगी? तो अगेन हम क्या करेंगे? अगेन हम दोनों की अनसर्टेनिटी आपस में ऐड करेंगे, यानी हम कहेंगे 5 + 3 हम कहेंगे 8% है। पर याद रखिएगा ये हम ऐड तब कर सकते हैं जब दोनों अनसर्टेनिटीज जो हों वो अपने परसेंटेज में हो, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वांटिटी है जो y इज इक्वल टू a पावर n से बन रही है, y इज इक्वल टू a पावर n से बन रही है, और हमें बताया गया है कि भाई a में जो अनसर्टेनिटी है, a में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा a अपान a है, और हमसे पूछ रहे हैं बताओ भाई y में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी? तो उसका फार्मूला होगा डेल्टा y अपान y मीन्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y इज इक्वल टू n, यानी जो भी पावर होगा वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? मसलन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4/3 πr³, और हमें बताया गया है कि भाई रेडियस में जो अनसर्टेनिटी है वो 3% है, या इसको मैं कर देता हूँ 4% है।
रेडियस में अनसर्टेनिटी 4% है और हमसे पूछ रहे हैं बताओ भाई वॉल्यूम में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी। तो जब हम वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये 4/3 पाई नंबर है, नंबर में कभी भी अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती क्योंकि वैल्यू है। तो ये 3 आके मल्टीप्लाई करेगा और डेल्टा आर अपॉन आर होगा। तो आपको पता है डेल्टा आर अपॉन आर इन्होंने कितना दिया है, 4 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे भाई वॉल्यूम में जो अनसर्टेनिटी होगी वो 12% होगी। तो इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक बात का और भी आपको थोड़ा कंसीडर करना है, कभी कभी हमारे पास न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। सपोज ये मास ऐसे लिखा होता है 5 ± 0.1 और एक्सेलरेशन लिखा होता है 10 ± 0.1 और हमसे पूछा होता है। अच्छा आप देखें कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा होता है कि भाई बॉडी का मास ये है, बॉडी की एक्सेलरेशन ये है, तो बॉडी का फोर्स कैलकुलेट करें। तो देखो ये जो हमें दे रहे हैं ये हमें मेजर्ड वैल्यू दे रहे हैं और साथ ही साथ इनकी अनसर्टेनिटी भी दे रहे हैं। ये मेजर्ड वैल्यू है और ये अनसर्टेनिटी दे रहे हैं। ये जो अनसर्टेनिटी है वो कौन सी है, तो ये याद रखिएगा ये हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो हमें फोर्स को भी ऐसे लिखना पड़ेगा। फोर्स को कैसे लिखना पड़ेगा, F ± डेल्टा F। हमें यहाँ पे दो बातें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, एक हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक दूसरा उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फोर्स कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई मास का वैल्यू कितना है 5, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना हो गया 50। अब हमने F निकाल दिया है, अब हमें क्या निकालना चाहिए, डेल्टा F। हमें पता है कि ये जो डेल्टा F अपॉन F है, यानी जब भी दो क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं परसेंटेज एरर का। किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, परसेंटेज एरर का। और परसेंटेज एरर मीन्स डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा A अपॉन A। पर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको परसेंटेज एरर नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए रिलेटिव एरर, और सॉरी यहाँ पे आपको चाहिए एब्सोल्यूट एरर, यानी यहाँ पे आपको डेल्टा F चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये डेल्टा F फाइंड करने के लिए आप इस F को इस साइड पे ले जाएंगे और जब आप इस साइड पे ले जाएंगे तो ये F क्या करेगा, F मल्टीप्लाई करेगा। अब आप ये सारे वैल्यूज़ रखेंगे, सारे वैल्यूज़ मतलब डेल्टा M, तो डेल्टा M आपको पता है कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय M यानी 5। डेल्टा A 0.1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स आपने कितना कैलकुलेट किया हुआ है 50, तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसकी सॉल्यूशन करें 0.1 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 5 0.2, तो ये आ गया 0.02 और ये 0.01 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 50 के साथ। तो 0.02 प्लस 0.01 कितना बनता है 0.03, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो डेसिमल 2 के बाद है, तो ये रिजल्ट आएगा इसका 1.5। यानी अब हमने डेल्टा F कैलकुलेट कर लिया है, डेल्टा F हमारा क्या आया 1.5। तो इसी तरीके से हम अपने फाइनल रिजल्ट को ये लिखेंगे, यानी हम फोर्स को कैसे लिखेंगे भाई, मेजर्ड वैल्यू कितना है 50 और अनसर्टेनिटी कितनी आई ±1.5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी इंटी टेस्ट में आते हैं, तो आप इनको नोट करें ताकि हम MCQs इस पे सॉल्व कर सकें। अच्छा अब हम इस पे कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। जैसे एक मैंने क्वेश्चन दिया है कि डेल्टा L मीन्स चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय L1 minus L2 if absolute uncertainty in L1 is 0.2 and L2 is 0.5, फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डेल्टा L। तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी भले सब्ट्रैक्शन से बने या एडिशन से बने, हम उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड करते हैं। तो लिहाजा हम लिखेंगे कि भाई जो इसमें अनसर्टेनिटी आएगी वो होगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 जो है वो कितने हैं 0.2 है, ये 0.5 है, तो ये 0.7 होगी।
तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। इसी तरीके से ये देखें, द अनसर्टेनिटी इन मास इज़ 10%। मास में जो अनसर्टेनिटी है 10% है, और जो एक्सेलरेशन में अनसर्टेनिटी है वो 2% है। तो फोर्स में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? अब ये देखें, जो अनसर्टेनिटी दी जा रही है ये परसेंटेज में है। तो जब परसेंटेज में, और आपको पता है फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करते हैं और क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन से बनती है, तो हम कहते हैं अनसर्टेनिटी आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मास में अनसर्टेनिटी कितनी आ रही थी? 10%, और एक्सेलरेशन में 2%, तो दोनों को जमा कर देंगे तो ये 12% हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 12%। इसी तरीके से क्वेश्चन ये देखें, द अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज 10% and uncertainty in mass is 6%. Find the uncertainty in density. तो डेंसिटी का फार्मूला था m/v। ये जो अनसर्टेनिटी दी जा रही है ये परसेंटेज में दी जा रही हैं, और हमें पता है जब कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन से बने या डिवाइड से बने, हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपस में ऐड करते हैं। तो दोबारा मैं लिखूँगा डेल्टा m/m प्लस डेल्टा v/v। तो डेल्टा m मास में अनसर्टेनिटी कितनी है? 6%, और वॉल्यूम में 10%, तो टोटल मिला के 16% हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, द अनसर्टेनिटी इन मास इज 20% एंड अनसर्टेनिटी इन स्पीड इज 6%। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। आपको पता है नंबर में कभी भी अनसर्टेनिटी नहीं आती है, और मास और वेलोसिटी ये दोनों, तो हमें पता है हमें दी जा रही है परसेंटेज, तो ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो हम कहेंगे इनकी अनसर्टेनिटी आपस में ऐड होंगी। पर आप यहाँ पे पावर रूल भी यूज़ करेंगे, यानी इसके ऊपर स्क्वायर है तो जो पावर होगा वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा। जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, जैसे हमने पढ़ा था y = a⁴n, तो n आगे मल्टीप्लाई करता है और ये डेल्टा a/a हो जाता है। तो इसी तरीके से अब हम वैल्यू रखेंगे। मास में अनसर्टेनिटी कितनी है? 20%, और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में 6% है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32%। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 32 यानी सी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, द अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 10%। टाइम पीरियड में जो अनसर्टेनिटी है वो 10% है, और लेंथ में जो अनसर्टेनिटी है वो 4% है। हमें अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है जी में। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आप जानते हैं 2π रेडिकल L/g। 2π तो नंबर है, और हमें यहाँ से सॉल्व जी को करना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, L/g हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम g को सॉल्व करना चाहें तो L/t² हो जाएगा। और आपको पता है कि भले क्वांटिटी डिवाइड से बनती हो या मल्टीप्लिकेशन से बनती हो, हम उनकी परसेंटेज एरर हमेशा आपस में ऐड करते हैं। तो डेल्टा g हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डेल्टा L/L और प्लस लिखेंगे, पर t के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा t/t। अगर आप इसको सॉल्व करें, लेंथ में अनसर्टेनिटी कितनी है? 4%, टाइम पीरियड में 10%, 10 2 से मल्टीप्लाई करेगा 20, यानी इसका राइट ऑप्शन होगा 24। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसी तरीके से अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, y = a⁴n b/c, और यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी जा रही है, a में डेल्टा a/a, b में डेल्टा b/b, और c में डेल्टा c/c। तो अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है हमें किसमें? y में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फार्मूला जो लिखा हुआ है वो y = a⁴n b और c। तो y में जो अनसर्टेनिटी है तो ये n आके मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ लिखेंगे डेल्टा a/a, और भले क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन से बन रही हो या डिवाइड से, हम उनकी अनसर्टेनिटी आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा b/b, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा c/c। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, और ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा? बी में मिलेगा। तो हम कहेंगे इसका बी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें,
V इज इक्वल टू IR, और करंट में ये करंट का वैल्यू है और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, हमें वोल्टेज चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था, तो आप यहाँ ये देखें कि V इज इक्वल टू IR है और हमें वोल्टेज भी ऐसे फाइंड करनी है, V इज इक्वल टू V प्लस डेल्टा V। सबसे पहले तो हम V फाइंड करेंगे और V फाइंड करने का सिंपल तरीका है I इंटू R। तो अगर हम I देखें तो I कितना है, करंट का वैल्यू है 10 और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 10 है, तो ये हो जाएगा 100। अब हमें डेल्टा V चाहिए, हमें पता है परसेंटेज एरर का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो डेल्टा V बाई V बराबर होगा डेल्टा I अपान I प्लस डेल्टा R अपान R। पर यहाँ से हमें डेल्टा V फाइंड नहीं करना, हमें सिर्फ डेल्टा V चाहिए, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा डेल्टा I अपान I डेल्टा R अपान R और मल्टीप्लाई करेगा V। डेल्टा I अपान I इसकी जगह क्या रखेंगे, तो डेल्टा I का वैल्यू है 0.2 और I का वैल्यू है 10, डेल्टा R का वैल्यू है 0.3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 0.02 आएगा, ये 0.03 आएगा, इनको ऐड करेंगे 0.05 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 5 आएगा। तो अब हमने अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट कर ली। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इस V की जगह लिखेंगे 100 और डेल्टा V की जगह लिखेंगे प्लस माइनस 5, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, और ये फेडरल यूनिवर्सिटी की टेस्ट में आते हैं। इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन भी देख लें, इफ y इज इक्वल टू a माइनस b, इफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन a एंड b इज डेल्टा a एंड डेल्टा b, देन रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन y। देखें सबसे पहले अभी आपको कौन सी अनसर्टेनिटीज दी जा रही हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज दी जा रही हैं, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिलेटिव अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी का फार्मूला है डेल्टा y अपान y। डेल्टा y मीन्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन y। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन y कैसे मिलेगा, भले हमारी क्वांटिटी डिवीजन से, भले हमारी क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन से बने या एडिशन से बने, हम उनकी अनसर्टेनिटी क्या करेंगे, हम उनकी अनसर्टेनिटी आपस में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से डेल्टा y का वैल्यू निकालें, तो डेल्टा y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, वो हमें वैल्यू मिलेगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन a प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन b। तो हमने डेल्टा y का वैल्यू निकाल दिया। डेल्टा y का वैल्यू क्या है, तो डेल्टा y का वैल्यू है अनसर्टेनिटी इन a प्लस अनसर्टेनिटी इन b, और इसको डिवाइड किसके साथ करना है, डिवाइड इसको y के साथ करना है, क्योंकि हम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, और y हमें कैसे मिल रहा है, a माइनस b से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा C। तो C इज़ द राइट चॉइस। इसी तरीके से आप ये MCQs नोट करें, तो फिर हम एक छोटी सी टॉपिक कर लेते हैं इस लेक्चर में। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसीशन और एक्यूरेसी से क्या मुराद है, हम कहते हैं कि भाई ये मेजरमेंट जो है वो इसमें प्रिसीशन बहुत ज़्यादा है। तो प्रिसीशन हम उसको कहते हैं अगर हम बार बार मेजरमेंट ले रहे हैं और बार बार हमारे रिज़ल्ट वही आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जो हमारी मेजरमेंट है ये प्रिसाइज है। सपोज़ करें हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं, और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 0.5 सेकंड आ रहा है। एक स्टूडेंट ने मेजर किया 0.5 है, दूसरे स्टूडेंट ने भी मेजर किया 0.5 है, तीसरे स्टूडेंट ने भी मेजर किया 0.5 है। तो हम कहेंगे कि हमारी जो मेजरमेंट है ये प्रिसाइज मेजरमेंट है, यानी बार बार जो है वो सेम रिपीट हो रही है। अगर मेजरमेंट हमारी बार बार सेम रिपीट होगी तो हम कहेंगे कि ये हमारी जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट है। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारी मेजरमेंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। सपोज करें हम कहते हैं कि भाई हमारा एक्चुअल वैल्यू 1 है
और हमारी एक रीडिंग जो है वो 0.9 आ रही है और दूसरी रीडिंग 0.8 आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो रीडिंग थी 0.9 ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू से बहुत क्लोज है। पर अगर हम इस रीडिंग को देखेंगे तो हम कहेंगे ये इतनी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा डिफ़र कर रही है। तो प्रिसीशन हमें बताती है कि हमारी मेजरमेंट बार बार ऑब्जर्वेशन करने से सेम आती है, और एक्यूरेसी हमें बताती है कि भाई जो हमारी मेजरमेंट है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है। अब समझें, मैं आपको बताता हूँ टारगेट। समझे, ये हमारा एक टारगेट है, यहाँ पे हमें फायर करना है और कुछ हमारे पास स्टूडेंट हैं और सारे स्टूडेंट फायर जो हैं वो इस पॉइंट पे कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट इस पॉइंट पे फायर कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट का जो फायर है वो प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट सेम जगह पे फायर कर रहा है पर वो एक्चुअल पॉइंट से, टारगेट से बहुत दूर है। तो हम इसको एक्यूरेट नहीं कह सकते। एक्यूरेट तो तब था जब वो इसके क्लोज हो, पर हम इसको प्रिसाइज कह सकते हैं कि सारे स्टूडेंट का जो निशाना है वो तकरीबन उसमें प्रिसीशन जो है वो ज़्यादा है क्योंकि सबका निशाना जो है वो एक जगह पे लग रहा है। तो जो मेजरमेंट प्रिसाइज होती है वो हमें ये नहीं बताती है कि इसमें एक्यूरेसी कितनी है। तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। यानी अगर कोई कहे कि भाई ये मेजरमेंट प्रिसाइज है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मेजरमेंट एक्यूरेट है। एक्यूरेट हो भी सकती है, एक्यूरेट नहीं भी हो सकती। तो प्रिसीशन को मैं कैसे डिफाइन करूँगा? द मेजरमेंट इज सेड टू बी precise if it repeat and get similar results। यानी अगर हम बार बार मेजरमेंट करते रहें और हमें सेम तरह के रिजल्ट मिलते रहें तो हम उस मेजरमेंट को प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट की जो प्रिसीशन होती है वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। तो मैं लिख लेता हूँ, इट इज डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट छोटा होगा उतना वो मेजरमेंट प्रिसाइज होगी, उतना हम कहेंगे ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है। मसलन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका 0.01 है, तो हम कहेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज है। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात ये नोट करें कि सपोज मैं अगर आपको वैल्यू दे दूं, मैं कहूं भाई एक वैल्यू है 0.25 और दूसरा वैल्यू है, सपोज करें मैं ऐसे करता हूं, एक वैल्यू है 26.2 और दूसरा वैल्यू है 125.25 और तीसरा वैल्यू है 6.263। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन तीन वैल्यूज़ में से कौन सा वैल्यू प्रिसाइज है? तो याद रखिएगा, प्रिसाइज वैल्यू देखने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स ज़्यादा होंगे, जिस डेटा में डेसिमल प्लेस ज़्यादा होगी उसमें हम कहेंगे कि वो वैल्यू हमारा प्रिसाइज है। अगर आप यहाँ देखें तो डेसिमल प्लेस 1 डिजिट के बाद है, यहाँ देखें 2 डिजिट के बाद है और यहाँ देखें तो 3 डिजिट के बाद है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी मेजरमेंट है ये ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है। सो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ, द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट या ऑफ डेटा डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल। डेसिमल की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें हम एक पॉइंट और भी ऐड करते हैं, सपोज करें एब्सोल्यूट एरर, यानी जिस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर कम होगी, क्योंकि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी एब्सोल्यूट एरर कम होगी, तो जिस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर कम होगी वो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगी।
और जिस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर ज़्यादा होगी वो एरर उतनी प्रिसाइज नहीं कहलाएगी। इसी तरीके से अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं एक्यूरेसी। इट शोज द क्लोजनेस कह सकते हैं और डेविएशन कह सकते हैं, डेविएशन ऑफ measured वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब कैसे समझेंगे इसको आप? तो देखें, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर हमारा ओरिजिनल वैल्यू 1 है और एक रीडिंग 0.9 आ रही है, दूसरी रीडिंग 0.8 आ रही है, तो हम कहेंगे ये जो 0.9 है ये ज़्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू 0.8, यानी क्लोजनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा। अब एक्यूरेसी हम कैसे पहचानेंगे? सपोज करें अगर मैं कहता हूँ भाई एक वैल्यू है 23.4, ठीक है, और दूसरा वैल्यू है 2.5 और तीसरा वैल्यू है 195.33। तो आप देखेंगे कि भाई किस फिगर में, किस डेटा में सिग्निफिकेंट ज़्यादा हैं। अगर आप इस डेटा में देखें तो सिग्निफिकेंट्स कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट्स हैं। इस डेटा में देखें तो सिग्निफिकेंट्स कितने हैं? 2 हैं। और इस डेटा में अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट्स कितने हैं? तो इसमें सिग्निफिकेंट जो हैं वो 5 हैं। तो जिसमें सिग्निफिकेंट्स ज़्यादा होंगे वो उस मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और जिसमें सिग्निफिकेंट्स कम होंगे उसकी एक्यूरेसी कम होगी। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। डेसिमल की प्लेसमेंट क्या शो करती है? प्रिसाइज। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स क्या शो करते हैं? एक्यूरेसी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन डेटा। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट्स होंगे उतनी डेटा हमारी एक्यूरेट ज़्यादा होगी। इसी तरीके से याद रखिएगा, जिस मेजरमेंट की परसेंटेज एरर कम होगी या रिलेटिव एरर कम होगी, हम कहेंगे वो डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट। बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। इस पे MCQs भी हो सकते हैं। सपोज करें अगर मैं एक MCQs दे दूं, एक क्वेश्चन देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज मोस्ट एक्यूरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज मोस्ट एक्यूरेट, और ऑप्शन देता हूं 16.4, 124.25, 9.3, 149.253। अब आप बताएं इस डेटा में कौन सी डेटा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है? तो एक्यूरेसी के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स। जिस डेटा में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज़्यादा होंगे वो डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इस डेटा में सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 2। और इसमें कितने हैं? 6। तो ये डेटा हमारे लिए ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लें। Which of the following data is most precise? इनमें से कौन सी डेटा ज़्यादा प्रिसाइज है? ऑप्शन है 10.1, 10.02, 0.523 या 1.523, 120.5।
तो प्रिसाइज के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद जो हैं वो कितने डिजिट्स हैं, यानी डेसिमल की प्लेस कितनी है। अगर हम इसमें देखें तो डेसिमल 1 प्लेस के बाद है, इसमें देखें तो डेसिमल 2 प्लेस के बाद है, इसमें देखें तो डेसिमल 3 प्लेस के बाद है, और इसमें देखें तो 1 के बाद है। तो ये जो डेटा है इसमें डेसिमल जो है वो 3 डिजिट के बाद है, यानी इस डेटा में जो डेसिमल है वो 3 डिजिट के बाद है, तो ये डेटा हमारी ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज होगी। तो इंशाल्लाह बाकी इस सिलेबस का, यानी जो आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, इसका एक टॉपिक रहता है वो है कन्वर्जन, वो है डायमेंशन। इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।